नमस्कार एंड वेलकम टू मिश्रा सर बियॉन्ड द सिलेबस। मैं हूं आपका मिश्रा सर। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। जहन में ये सवाल चल रहे थे और उंगलियां चल रही थी टीवी के रिमोट पर। चैनल सर्फिंग करते करते एक कॉन्फिडेंट और स्माइलिंग चेहरा दिखा। डॉक्टर राहुल शर्मा, एडिशनल डायरेक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। ये हमारे इंस्टीट्यूट के पहले भी नहीं, 0 बैच के स्टूडेंट रहे हैं। इनको और इनके बैच को मैंने ड्राइंग रूम में पढ़ाया है। ये वो बैच है जिनके सारे स्टूडेंट्स को ये तक पता था कि मेरे किचन में चीनी कहाँ रखी है, चाय पत्ती कहाँ रखी हुई है। इनका सिलेक्शन वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में हुआ था। इन्होंने वहीं से MBBS करा, वहीं से MD करा और वहीं से DM भी करा। स्वागत है डॉक्टर राहुल आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कभी सोचा नहीं था इतने सालों बाद आपके साथ ऐसे बैठेंगे और वेरी नॉस्टैल्जिक फीलिंग सर। यही तो जादू है मिश्रा सर बियॉन्ड द सिलेबस का, इसी के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और हम कभी भूले ही नहीं है सर, आपको सभी नहीं भूले हैं। सो स्वीट, सो स्वीट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनविटेशन सर। हाँ राहुल, कुछ पहले आपके बारे में कुछ प्रश्न पूछ लूं, उसके बाद जो है कुछ देखते हैं कैसे क्या क्या। एक तो मेनली आपसे ये पूछना है पहले कि आपके मन में डॉक्टर बनने का ख्याल क्या बचपन से था, कब आया, या बचपन में आप भी डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे? बचपन में डॉक्टर खेलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन और मैं कभी डॉक्टर बनना भी नहीं चाहता था। ट्रूली इट वॉज द ड्रीम ऑफ माई फादर। मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। और जब मैं स्कूल में था, सरकारी स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई थी, तो मैथ्स और साइंस साथ में होती थी। उन्होंने बोला, हमने दोनों ले लिया, लेकिन तब भी मन नहीं था। बट सडनली कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, फादर को हार्ट अटैक आया, उन्होंने बोला कि नहीं आपको डॉक्टर बनना है। देन प्रोबेबली आई डिसाइडेड कि हाँ, एज ए लास्ट विश और कि फादर की विश है तो मुझे डॉक्टर बनना है। उसके बाद मैंने 12th क्लास में ये सोचना चालू किया कि हाँ अब मैं डॉक्टर बनूंगा। उससे पहले कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है या मैं डॉक्टर बनूंगा। फादर डेफिनेटली बोलते थे, लेकिन वो बचपना था, स्कूल टाइम था कि हाँ देख लेंगे वाला। तो पिताजी की इच्छा थी और इस वजह से तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने पिताजी की इच्छा को। तो आपने उसके बाद कैसे स्टार्ट कैसे किया इसको? जैसे मेडिकल एंट्रेंस डेफिनेटली सीटें बहुत कम होती हैं और फाइट बहुत ही स्टिफ कंपटीशन होता है। तो आपने फिर कैसे प्लान किया? प्लस आपके मन में ये भी कॉम्प्लेक्स रहा होगा, गवर्नमेंट स्कूल से हैं, पता नहीं बाकी लोगों से कितना कॉम्पिटिशन। हालांकि मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि बेस ज़्यादा स्ट्रांग होता है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े लोगों का, बट स्टिल कॉन्फिडेंस वाली बात होती है ना। आई थिंक बेस से ज़्यादा डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा होते हैं सरकारी स्कूल के लोग, ये मैंने देखा है। दैट्स ट्रू। जब 12th में हमने डिसाइड किया तो पता चला कि ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो कोचिंग देते हैं, आप कोचिंग करो और सिलेक्शन हो जाता है। हमने एक क्रैश कोर्स ज्वाइन किया कि वो सबसे शॉर्ट कोर्स वही होता है कि सॉरी फॉर इंटरप्शन, योर स्टोरी इज एकदम इतना मेरे से मैच कर रहा है मेरे स्टोरी से ना, कि मुझे लग रहा है कि मुझे चिढ़ा रहे हो आप। तो यही ट्रूथ है सर। तो हमने क्रैश कोर्स पता किया कि एक क्रैश कोर्स होता है, उसमें वो सब रिवाइज करा देते हैं आपको। एक बार आप रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है। हमने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया। पिताजी ने बोला कि क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। और वहाँ गए तो जो वो पढ़ा रहे थे कुछ समझ ही ना आए। एक तो सरकारी स्कूल से इंग्लिश बहुत ज़्यादा ना समझ आती थी ना बोल पाते थे, दूसरा स्पीड इतनी फास्ट थी कि हम खुद ही क्रैश क्रैश कोर्स के टीचर्स को भी नहीं समझ में आता है कि वो क्या पढ़ा है। राइट। सो आई थिंक उसके बाद मैं मम्मी के पास गया और बहुत रोया सर। मैं लिटरली रोया कि मम्मी मेरे से ये सब नहीं होगा। पापा ने बोला था, मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं मेडिकल कभी नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे फादर इस मामले में मतलब ही वॉज वेरी काम एंड कंपोज। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाते रहो और सीखते रहो और देखते रहो कि क्या होगा। क्या बात है, क्या बात। सिर्फ इतना बोला उन्होंने मुझे। उन्होंने ये फोर्स ही नहीं किया कि तुम नहीं करोगे करोगे या कैसे करना है। उन्होंने कहा पैसे दे दिए हैं, जाओ सीखो। जाते थे, बैठते थे, आधी चीज़ें समझ आती थी, आधी ऊपर से उड़ जाती थी। एक और सरकारी स्कूल का दोस्त मिल गया, प्रशांत नाम था। उन्होंने कहा कि यही करते हैं यार, अभी ऑब्जर्व करते हैं कि करना क्या है और हमने 11th-12th में क्या मिस किया है। ऑल्दो अपने स्कूल के हिसाब से हम लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बट आई थिंक दैट वाज नॉट इनफ अगर हम मेडिकल की तैयारी करते हैं। वहाँ पर एक टीचर थे जो हमें बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि हिंदी में पढ़ाते थे वो। ओके। राइट।
सो फिजिक्स पढ़ाते थे, वो हिंदी में पढ़ाते थे, बीच में जो कोचिंग में, कोचिंग में क्रैश कोर्स में। हमने कहा सर से बात करते हैं, आप ही थे वो। अच्छा मैं था वो। तो हमने बात किया सर से कि सर ये तो कुछ समझ नहीं आता है। तो बात हुई आगे कि अभी तो वही था कि अभी तो क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है, एग्जाम आने वाला है, अभी ये सब काम कीजिए आप, फिर देखते हैं। लेकिन आई थिंक उस पूरे इंस्टीट्यूट में जब ये क्रैश कोर्स चल रहा था तो हमें समझ आया कि क्रैश कोर्स से काम नहीं चलेगा, और ये वाले इंस्टीट्यूट जहाँ कोई 1-to-1 अटेंशन है नहीं, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ना चाहता है उसे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को। देन मैंने और प्रशांत ने आपको अप्रोच किया, और उसके बाद हमने आपसे काइंड ऑफ होम ट्यूशन लिया, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ, आई थिंक इंस्टीट्यूट भी उसके बाद आपने छोड़ दिया था। उसके बाद हाँ हाँ छोड़ दिया था, तो उसके बाद मैंने बताया ना वही 0 बैच था। सो वो हमारा 0 बैच था। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि छोटा बैच था, जिसमें हमें 1-to-1 अटेंशन मिला, ना सिर्फ आपसे, भाभी जी से। 6-7 बच्चे थे, 6-7 बच्चे थे। 4 लड़के थे हम और 1 लड़की थी, 5 लोग थे, सुबह सुबह आते थे कोचिंग के लिए। अभी भी मैं भाभी जी बोलता हूँ क्योंकि हमारे लिए तो होमली एनवायरनमेंट था। आपको हमेशा सर बोला, लेकिन भाभी जी हैं हमारे लिए। तो वो जो टाइम था और जो 1-to-1, आई डोंट नो कि आपके मन में क्या चल रहा था, लेकिन हमारे लिए आप हमेशा अवेलेबल थे, चाहे वो टीचिंग क्लास हो, चाहे क्लास के बाद रात को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो किसी भी वक्त हम फ़ोन कर लेते थे। और मुझे याद है कि एट ए स्ट्रेच 1.25 घंटे तक आपने मुझे क्वेश्चन के आंसर किए हैं रात में। सो प्रोबेबली वी वर लकी इनफ कि हम ऐसे बैच में आए जहाँ से हमें क्वेश्चन रटने की आदत नहीं थी, ना क्वेश्चन रटने पड़े, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने थे और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। सो दैट वाज द जर्नी। और उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट से हमने आपके, मतलब आपने ही सिखाया, जितना सिखाया, बायोलॉजी केमिस्ट्री के टीचर्स आए, सीखा, और धीरे धीरे आई थिंक किस्मत अच्छी थी, उसके बाद सिलेक्शन हो गया सर। सो नाइस ऑफ यू। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपका बड़प्पन है कि आप इसको इतने प्यार से याद कर रहे हैं और इतने अच्छे ढंग से याद कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है ये सुन के भी, और नॉस्टैल्जिया जो है वो अलग से है। पता नहीं तुम्हें याद होगा कि नहीं, मेरी वाइफ उषा हैं, ये गवाह हैं इस बात की, जिस दिन दिल्ली पीएमटी का रिजल्ट आया था, तुम्हारा नहीं हुआ था, तो आई वॉज लिटरली क्राइंग। मैं जोर जोर से रो रहा था। इनको लगा पता नहीं क्या हो गया अचानक, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि डेफिनेटली यू विल गेट सेलेक्टेड। एंड ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था अपने इंस्टीट्यूट से जिन्हें तुम सवाल बताते थे, पढ़ाते थे, दे गॉट सेलेक्टेड एंड यू कुड नॉट। वो बात मुझे बहुत चुभी थी उस टाइम में, बट ठीक है, वही है। वाज द टफ टाइम सर। दिल्ली पीएमटी का रिजल्ट और ऑल इंडिया का रिजल्ट सेम डे आया था, सेम डे आया था, मुझे याद है। और दिल्ली एंड ऑल इंडिया की वजह से मैं सिर्फ रो रहा था। मुझे ऑल इंडिया रिजल्ट नहीं चाहिए था, मुझे दिल्ली में एडमिशन चाहिए था। मे बी हम बच्चे थे या हमने सपने ऐसे देखे थे कि हम तो डीपीएमटी में जाएंगे, डीपीएमटी क्रैक करेंगे। तो पूरे दिन रोता रहा, शाम को आपके पास आया, आपने बोला कि डेस्टिनी माइट हैव डिफरेंट प्लान फॉर यू, एंड यू वर आल्सो, आंखें आपकी भी नम थी। ये तो था। कुछ समझ नहीं आया था मुझे तब भी, ट्रूली कुछ समझ नहीं आया था। आपने बहुत समझाया, केमिस्ट्री टीचर थे हमारे, उन्होंने बहुत समझाया कि यू आर सच ए ब्राइट स्टूडेंट। एंड इवन उससे पहले के जितने भी हमारे रिजल्ट थे जो हम एज ए ट्रायल देते थे, ये फिजियोथेरेपी का दे देते थे, सब में बहुत अच्छा हो रहा था। इवन ऑल इंडिया रिजल्ट बहुत अच्छा आया था मेरा। बट इट वाज द टाइम कि मुझे लगता है उस वक्त भी आपने जो बोला और वो बातें उसके बाद सच हुई। सो उससे पहले का जितना टाइम था जो हमने इंस्टीट्यूट में बिताया, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगा सर। वो इंस्टीट्यूट हमें कभी लगा नहीं, घर वाला माहौल था, सोफे पे बैठ के पढ़ते थे। अच्छा, और आप पढ़ाने का काम करते थे, बट आई विल गिव दिस क्रेडिट टू भाभी जी कि जितना बैकबोन वाला काम था ना उसका, वो सारा उनका था। कि पेपर आपने मॉक टेस्ट करवाने हैं तो मैडम तैयार करेंगी, सारा भाभी जी तैयार करेंगी, चेकिंग वो करेंगे हमारी। बीच बीच में हमें लगता था कि ब्राइज दे देते हैं कि नंबर बढ़ा दीजिए, क्यों डांट खा रही है हमें। She is very strict. एंड शी वाज एन इमोशनल सपोर्ट टू ऑल ऑफ अस कि अगर कम नंबर आ रहे हैं कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है और तैयारी कीजिए। उसके अलावा चाय पीने के लिए, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने इतनी अच्छी चाय कभी पी है, और इतने हक से मैं किसी से चाय मांग सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे लिए तो मतलब सब कुछ मेरा अपना है सर, और हमेशा अपना रहेगा, ये मैं हक से बोलता हूँ। हमने सो नाइस ऑफ यू कि आप इतनी छोटी छोटी बातें अच्छे ढंग से याद कर रहे हैं, और डेफिनेटली वो भी सुनेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। सो नाइस ऑफ यू। हाँ, तो रिजल्ट के बाद फिर आपका, मुझे उस दिन जो रिजल्ट आया सीबीएसई का, तो थोड़ी सी मुझे राहत लगी कि ठीक है, चलो एटलीस्ट मेहनत जो है वो। बट जो मैं बोलता था ना कि काम करो और रिजल्ट नहीं भी आता है तो डेफिनेटली कुछ बेटर मिलेगा,
सो जब सफदरजंग में आपका रिजल्ट आया एंड अच्छा रैंक आया तो मुझे भी फिर अच्छा लगा कि नहीं ठीक है, इनको यही जाना था इस वजह से। कैसा लगा आपका सफदरजंग का सफ़र, कैसा रहा वहाँ के फाइट्स, वहाँ की पढ़ाई और फाइट्स, वो सारी चीज़ें? तो आई थिंक सर सब्जेक्ट में घुसने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, क्योंकि थोड़ा सा डिसहार्टेंड था और थोड़ा सा ये था कि ऑल इंडिया रिजल्ट आ गया है, सीट मिल जाएगी। लेकिन आपका एक रजिस्टर था मेरे पास फिजिक्स का, जिसको रिवाइज करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, उसको रिवाइज करो और पूरी फिजिक्स रिवाइज हो जाती थी। वो रजिस्टर शायद अभी भी मेरे पुराने घर पे मेरे पास पड़ा होगा। क्या बात। मैंने उस रजिस्टर को इसलिए रखा कि आगे कभी अगर कोई तैयारी करेगा तो वो मैं आगे कर दूंगा, लेकिन वो टाइम नहीं मिला फिर सर। जब कॉलेज में गया तो कॉलेज के अपने स्ट्रगल थे, स्टार्टिंग फ्रॉम पर्सनल स्ट्रगल्स, जो सबसे पहले हमें अपने आप से लड़ना था कि हम सरकारी स्कूल से हैं, इंग्लिश आती नहीं है। वहाँ पे भी वही प्रॉब्लम थी, सरकारी स्कूल से तो निकल गए थे, एमसीक्यू करके पास हो गए थे। अब फिर मुझे चिढ़ा रहे हैं। आई हैव फेस्ड सिमिलर थिंग इन माय एनआईटी जमशेदपुर। आई थिंक वो स्टोरी हर सरकारी स्कूल से निकले हुए बच्चे की सेम है, कि कितना हार्डवर्क आपको अपने पर्सनल लेवल पे अपने से ही फाइट करनी पड़ती है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। धीरे धीरे वो सब चीज़ें आने चालू हुई। अनफॉर्चुनेटली थर्ड ईयर में आई लॉस्ट माई फादर। ओहो। सो हमारी परचून की दुकान थी, पापा मम्मी हम सब मिलके ही चलाते थे उसको। फिर जब मैं मेडिकल में आ गया तो उन्होंने मुझे फ्री कर दिया कि अब हम देखेंगे, तुम अपना काम करो। उनकी उसके बाद उस दुकान से इनकम बहुत कम हो गई। मतलब जैसे आप मुझे अच्छे टीचर मिले, वहाँ पे बहुत सारे टीचर थे जिन्होंने मुझे फाइनेंशियली हेल्प किया, सपोर्ट किया। सफदरजंग। कॉलेज में, जी सफदरजंग में, कॉलेज में मेरी फीस माफ़ कर दी गई कि ब्राइट स्टूडेंट है, बढ़ो। बट आई हैव रियलाइज कि अगर मैं सिर्फ एमबीबीएस तक रह जाऊंगा तो उससे आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आई नीड टू सपोर्ट माई फैमिली ऑल्सो। सो मैं फाइनल ईयर और इंटर्नशिप में घर छोड़ के हॉस्टल चला गया कि आपको जैसे संभालना है संभालो, मुझे 2 साल दीजिए ताकि मैं ये पीजी क्रैक कर लूँ और उसके बाद मैं आपको सपोर्ट कर पाऊँ। मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे संभाला, लेकिन दैट वाज अ बैड फेज। उस फेज में एक अच्छी बात हुई, मुझे मेरी वाइफ मिली जो अब मेरी वाइफ है, डॉक्टर अंकिता, जो तब से लेके आज तक मेरे लिए पिलर का काम करती है, जैसे उषा भाभी आपके लिए है कि बैकबोन वही है हमारी। चाहे हम कितने भी आगे से सक्सेसफुल दिखे, लेकिन पीछे का काम सारा उन्हीं का है। फिर लेकिन जैसे से हम क्लिनिशियन पार्ट में है, जो थर्ड ईयर फाइनल ईयर था, तो देन आई स्टार्ट लाइकिंग मेडिसिन। एंड उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा सिलेक्शन एमबीबीएस में, उसके बाद एमडी में हुआ। उसके बाद फर्स्ट इंडिया में, एमडी में भी आपका बहुत अच्छा रैंक था ना? एमडी में मेरी 11th रैंक थी। ऑल इंडिया 11। क्या बात है। उसके बाद डीएम का एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 1 था मैं ऑल इंडिया। सो ये सब आप लोगों की ब्लेसिंग थी सर, गाइडेंस देखी कि कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन रट्टाफिकेशन। एंड आई थिंक दैट इज द गाइडेंस जो अभी आज भी हमें ड्राइव करती है कि हमें चीज़ों को लेना कैसे है, चीज़ों को अप्रोच कैसे करना है, रादर देन कि हम इसको रट लें और उसको रट लें। एंड आई थिंक ये मेरी सीख मेरे एमडी स्टूडेंट्स के लिए भी होती है, और इवन जो प्रिपेयर करते हैं एमबीबीएस के लिए उनके लिए भी, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं रादर देन रेक्टाफिकेशन की ये रिपीट हो जाएगा और इससे हम कर लेंगे, कभी नहीं होगा। अनटिल अनलेस योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर, आई थिंक दैट गिव्स यू एज एवरीवेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सर से अच्छे मैंने कहीं नहीं देखे कि कोई क्लियर कर पाया है। और वो रजिस्टर इसलिए ही मैंने रखा था कि कभी भी मुझे अगर दोबारा एग्जाम देना पड़ा ना तो वही फिजिक्स रिवाइज करूँगा। सो दैट वाज अ हार्ड टाइम सर, बट आई थिंक स्ट्रगल के साथ ही आगे बढ़ना होता है हम सबको, और उसी से लर्निंग आती है हम लोगों की। और आप लोगों की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रही हैं सर। थैंक यू राहुल, तुम लोगों की ये बातें जो है ना, ये यही हमारे लिए संबल है। इससे हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है एक्चुअली। चाहे जितना उम्र बढ़ती जाए, लेकिन अंदर में तो कहीं ना कहीं वो होता है कि अप्रिसिएशन चाहिए, थोड़ी सी प्रशंसा चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और सर मुझे लगता है कि आप और मैं सेम फेज में थे जब आपने इंस्टीट्यूट छोड़ा। हम 0 बैच मानेंगे अपने आप को, और आई थिंक आपने अपने आप को ग्राउंड 0 पे ले आए थे। बिल्कुल, दैट वाज स्टार्ट ऑफ माय बैच। बट एक चीज़ है राहुल कि मैंने अपने पढ़ाने में, जैसे इवन हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट बड़ा हो गया, बच्चे ज़्यादा हो गए, फिर भी मैंने कहीं भी किसी बच्चे के साथ ये नहीं किया कि उसके डाउट्स हैं नहीं बता रहा हूँ, चाहे इस टाइप का कि अब तो मेरा इंस्टीट्यूट चल पड़ा। बच्चों के साथ कभी भी मैंने अन्याय करने की, मुझे हर बच्चा अपने पता नहीं मेरे बच्चों जैसा दिखता था हमेशा शुरू से। इसके पीछे आई थिंक वो आपका पैशन है सर, जो हर किसी में आप इंस्टिल करना चाहते हैं। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कॉलेज टाइम में हमारा बैच सेकंड बैच था सफदरजंग में। उसके बाद जितने बैच आते थे ना, तो हम ये जरूर ढूंढ रहे थे कि आयुष्मान इंस्टीट्यूट से कौन से बच्चे आए कोई। सो वो एक अलग ग्रुप बन जाता था वहाँ पे सर। एंड
ऑल ऑफ देम वर फुल ऑफ प्रेजेस। तो जब वो मुझे बताते थे कि वहाँ पे मिश्रा सर थे, मैं कहा मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है उनके बारे में, मैं उनका पहला स्टूडेंट हूँ। सो आई फील सो प्राउड कि इतने सारे बहुत सारे बच्चे वहाँ पर जब मेडिकल कॉलेज में आते थे। तो और ऐसे घर वाज अ प्राउड फीलिंग ऑलवेज सर। ऐसे भी घर हैं जहाँ एक घर से तीन तीन स्टूडेंट्स, दो दो स्टूडेंट्स ऐसे करके मेरे तो, और तो अच्छा लगता है ये सुन के भी और देख के। कभी मिश्रा सर से डांट पड़ी है? ये क्वेश्चन आपको सर इस पे नहीं पूछना चाहिए। मतलब डांट तो कई बार पड़ी है, और मतलब हमेशा अच्छे के लिए पड़ी है, लेकिन एक बार एक इंसिडेंस हुआ था। हम 4 लड़के और एक लड़की थी हमारे साथ, तो कुछ ऐसी बात हो रही थी, कुछ मैंने कुछ बोल दिया उसको तो वो रोने लगी। और आपके एकदम क्या बोला तुमने उसको, ऐसे बोलते हैं क्या किसी को, और इतना डांटा मुझे। मैं कहा सर सॉरी बट आई थॉट नहीं नहीं, आपने आपने उसको भूत नहीं बोला था, मुझे याद है। अभी भी याद है, आपने उसको भूत नहीं बोला था। ठीक इज ऑफ द रिकॉर्ड ना। बट यस, अदरवाइज जितनी बार भी डांट पड़ी आई थिंक वो भी हमारे लिए इंस्पिरेशन थी, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब आप पढ़ा रहे होते थे और अगर मैं फ्रॉन कर देता था तो आपको समझ आता था कि इसे समझ नहीं आई है ये चीज़, और आप वो चीज़ रिपीट कर देते थे। तो अगर आप डांट रहे होते थे तो मुझे पता होता था कि कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है और मुझे उसको इम्प्रोवाइज करना है। आई थिंक दैट इज़ द थिंग जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम इतना आगे आ पाए, ताकि और ये लर्निंग हमारे पास आ पाए। ये आपका बड़ा अदर देन वो एक डांट, बाकी डांटे सब मेरे अच्छे के लिए थे सर। सो बट मैंने एक चीज ऑब्जर्व की थी सर, आप लड़कियों को बहुत कम डांटते थे। सारी डांट आपकी जो स्टूडेंट लड़के होते थे उनके लिए ही होती थी। कोई स्पेसिफिक रीजन सर? क्या इसका जवाब दे सकता हूँ? हाँ, एक चीज तो जरूर समझ में आती है कि लड़कियों को आप डांट के कुछ समझा ही नहीं सकते। आप डरा सकते हैं उसको, डांटने से वो नहीं समझ सकती, उसे प्यार से ही समझाया जा सकता है, उनकी बनावट ऐसी होती है। अब तो आप शादीशुदा हैं, आप इस बात को फील कर रहे होंगे कि आप डांट के नहीं समझा सकते। सो दैट माइट बी द रीजन। या दैट इज द वे। मुझे लगता है कि टीचर अपने स्टूडेंट को सबसे अच्छा समझ सकता है कि किसको कैसे समझाना है। कितनी बार आपने हमें डांटा, कितनी बार कोने में ले जाके समझाया, और कितनी बार डराया भी। ये लड़कों को डांटना पड़ता है, लड़कों को डांटना पड़ता है। सरकारी स्कूल वालों को तो स्पेशली डांटना पड़ता है। तुम्हारी बातें सुनकर मैं पूरी तरह से नॉस्टैल्जिया में डूब गया, पुरानी बातें पूरी तरह से याद आ गई। और तुम अपने टीचर्स के लिए, अपने मिश्रा सर के लिए अपने मन में इतना सम्मान रखते हो, बहुत अच्छी बात है। ये बड़पन का पहला पहचान है, बड़ा होने का पहला पहचान है। नमन्ते फलिनो वृक्षा, वो जो श्लोक है ना, वो एकदम चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है राहुल। आपको मेरा गर्व से सीना, जब मैंने आपको बताया कि दिल्ली पीएमटी का रिजल्ट नहीं आया था तो मैं रो पड़ा था, लेकिन आज जब मैं आपको टीवी पे देखता हूँ, आज मैं कहीं आपको कोई अवार्ड लेते हुए देखता हूँ, तो गर्व से मेरा सीना उतना ही चौड़ा हो जाता है। मुझे लगता है कि आप, ये आपकी नहीं मेरी उपलब्धि है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर थैंक यू। सो थैंक यू राहुल। आप ऐसे ही खुशी देते रहें सभी को, और लोगों को सांस देते रहें। आप तो सांस के डॉक्टर हैं, आप तो लंग्स के डॉक्टर हैं। इसमें हाँ, एक बात और आपसे पूछनी थी, जो हमारे श्रोता हैं इस पॉडकास्ट के, उनके लिए ये बात पूछनी थी। अभी दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है उसका स्तर बहुत बुरा है। 400 तो एवरेज आ रहा है, 600-700 तक भी जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर राहुल से हमें पूछना है कि एक आम इंसान को, जिसे बहुत ज़्यादा टेक्निकल ज्ञान नहीं है, उसको क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए? क्या सलाह देंगे आप? आई थिंक सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड ऐप सवाल है कि हम सब लोग इस पोल्यूशन से परेशान हैं। एंड पोल्यूशन को अगर कंट्रोल करना है तो आई थिंक कुछ कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे, और बहुत सारे कदम हम लोगों को उठाने पड़ेंगे। कि जैसे हम बोलते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लें तो काफ़ी हद तक हम इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। लेकिन अगर एक आम आदमी की बात करें, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं उनको ऐसा क्या ऑफर करूँ जिससे वो अपनी ब्रीथिंग पैटर्न को, या एटलीस्ट जो सांस ले रहे हैं उसको प्योर कर पाए। सो अल्टीमेट गोल है कि प्योरिटी कैसे है। प्योरिटी के लिए बहुत सारे लोग हैं जो एयर प्योरीफायर यूज़ करते हैं, लेकिन हम सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो एकमात्र चीज़ जो हम सब कर सकते हैं, पेड़ लगाएं। जितने आप पेड़ लगाएंगे उतना पोल्यूशन कम होगा। घर में भी एंटी पोल्यूशन प्लांट्स आ गए हैं, जितना वो प्लांट्स घर में रखते हैं वो है। इसके अलावा जिन लोगों को भी तकलीफ है उसको इग्नोर ना करें। अगर आपको खांसी, बलगम, सांस की तकलीफ बनी हुई है तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, ताकि आप सही समय पर अपनी बीमारी को पकड़ पाएँ और उसको पूरी तरह से ठीक कर पाएँ। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम सांस से जुड़ी तकलीफ़ों की बात कर रहे हैं,
निमोनिया बहुत कॉमन है इस सीजन में, वायरल निमोनिया, हम सब ने कोविड पेंडेमिक देखा है, फ्लू, निमोनियाज। सो अडल्ट वैक्सीनेशन आजकल अवेलेबल हैं जो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। फ्लू की वैक्सीन काइंडली सबके लिए रिकमेंडेड है। सबके लिए मतलब एज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसकी? एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि फ्लू की वैक्सीन हर साल नहीं आती है और हर साल सबको लेनी है। उसी तरह निमोनिया की वैक्सीन है जो 50 साल से ऊपर है उन लोगों के लिए है। फ्लू का तो म्यूटेशन भी बहुत ज्यादा होता है ना भाई? इससे हर साल नई वैक्सीन आती है सर। निमोनिया की वैक्सीन आपको अपने डॉक्टर की सलाह से लेनी है क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें वो 50 साल से नीचे भी दी जा सकती हैं। अच्छा। और 50 साल से ऊपर वो अनिवार्य है सबके लिए ताकि आपको सीवियर निमोनियाज ना हो। इसके अलावा लेकिन अगर आप अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं तो इस सीजन में कभी भी अपनी दवाइयाँ बंद ना करें। अपनी दवाइयाँ रेगुलर लेते रहें, अपने डॉक्टर से रेगुलर कांटेक्ट में रहें ताकि आने वाले इसके दुष्प्रभावों को हम काफ़ी हद तक कम कर पाए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एक्सरसाइज फ्रीक है, मास्क लगा के एक्सरसाइज करते हैं, बट आई थिंक जब ये पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है तो आपको बाहर एक्सरसाइज करने से बचना है और घर में एक्सरसाइज करना है। अगर ये छोटे छोटे स्टेप्स हम ले सकते हैं तो हम अपने लंग को भी बचा सकते हैं। और पेड़ लगाने से, कंस्ट्रक्शन साइट को कंट्रोल करने से, इवन कार पूलिंग से बहुत हद तक हम इस पोल्यूशन पे कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि ना सिर्फ हमारे लिए, हमारे फ्यूचर में आने वाले बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू राहुल, थैंक यू। आप एक पल्मोनोलॉजिस्ट होते हुए इतना बढ़िया सलाह हमारे श्रोताओं के लिए दी है और बड़ा यूज़फुल सलाह होगी। और मुझे याद है इसी तरह से आप टीवी पे आके सलाह देते थे कोविड के टाइम में भी। मुझे तो हम लोग घर में बातें करते थे कि दो ही चेहरा दिख रहा है टीवी पे, एक तो डॉक्टर राहुल का और दूसरा एक सोनू सूद जो थे, उन्होंने बहुत सारा चैरिटी काम किया था, तो उन्होंने बहुत चैरिटी किया था, तो हमारे तो दो ही चेहरे दिखते थे हमेशा टीवी पे। तो और अच्छा भी लगता था, बहुत अच्छा लगता था लोगों को बताते हुए कि ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं और मेरे से क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं। थैंक यू राहुल फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस। आप इसी तरह से लोगों को सांस देते रहिए, लोगों की सेवा करते रहिए और लोगों का आशीर्वाद पाते रहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बाकी लोगों के लिए भी आपने बहुत अच्छी सलाह दी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड रिमेम्बरिंग मी कि मैं आपका पहला स्टूडेंट हूँ। हम तो हमेशा आपको याद रखते हैं सर, और आपकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस पे आज भी हम चल रहे हैं और अमल कर रहे हैं और सक्सेस गेन कर रहे हैं। इट इज़ नॉट अबाउट फिजिक्स, जो लाइफ के लेसन हमने लिए हैं, आई थिंक वो भी मेरे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट और प्रेरणादायक है। सो स्वीट, सो स्वीट, थैंक यू वेरी मच, सो स्वीट। और आपको याद रखना, याद करना नहीं पड़ता है, आप याद रहते हैं, हमेशा याद रहते हैं आप। थैंक यू सर। दोस्तों, ये था मिश्रा सर बियॉन्ड द सिलेबस का दूसरा एपिसोड डॉक्टर राहुल शर्मा के साथ। आप कमेंट करके बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए शख्स के साथ। नमस्कार।